आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आ गए आप। तो हम शुरू कर रहे हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रही है एंड वो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बना रही है एंड जो प्रोड्यूस हुई हुई सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाली दो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से अलग होगी। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस यानी H2 एंड ऑक्सीजन गैस जो है O2। तो ये दोनों कंबाइन होके H2O बनाएंगे यानी वाटर बनाएंगे। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर दो सब्सटेंस कंबाइन हो रही है एंड एक नई सब्सटेंस बना रही है एंड जो ये तीसरी नई सब्सटेंस बनी है उसकी प्रॉपर्टीज इन पहले वाली सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होगी। जैसे H2 हाइड्रोजन गैस एक फ्लेमेबल गैस होती है एंड O2 ऑक्सीजन भी एक फ्लेमेबल गैस होती है, पर जो H2O है वाटर वो तो फ्लेमेबल नहीं होता। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ नया बने। तो अब कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर क्या क्या चेंजेस आएंगे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे अगर A एंड B सॉलिड है एंड वो कंबाइन होके C बना रहे हैं एंड वो C गैस है, तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज हो गया। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज हो सकती है एंड केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर भी चेंज हो सकता है। रिएक्शन से पहले चीज़ों का कलर कुछ और रहा हो एंड रिएक्शन के बाद कुछ और हो जाए एंड केमिकल रिएक्शन के अंदर एक गैस भी इवॉल्व हो सकती है एंड टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आ सकता है। ये हो गए केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो ये एक केमिकल रिएक्शन है एंड अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिख दूं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड ऑक्सीजन गैस का सिंबल होता है O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO। तो हमने एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया एंड इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, यानी एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो जिन चीजों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है या जो चीजें रिएक्ट होती है उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं एंड रिएक्शन के बाद में जो नई चीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं तो इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। एंड इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो ये प्लस का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीजें कंबाइन हो रही है या इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है एंड ये एरो का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, यानी इन दो चीजों से ये चीज बनी। अगर ये एरो उल्टा होता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये दो चीजें बनी होती। तो जिस तरफ एरो वही केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन होगी। तो अगर इस कंटेनर के अंदर दो रेड बॉल्स है, तीन येलो बॉल्स है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इस कंटेनर के अंदर दो रेड बॉल्स एंड तीन येलो बॉल्स ही होंगी, कुछ ज्यादा या कम नहीं होगा। यही चीज हर एक रिएक्शन के अंदर होती है, यानी जितनी चीज कंबाइन होने से पहले थी उतनी की उतनी चीज कंबाइन होने के बाद में रहेगी। एंड यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी एक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वही प्रोडक्ट्स का मास होगा। तो अगर हम इन बॉल्स को एलिमेंट्स मान लें तो हम यहाँ से ही कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने के उतने एटम्स प्रोडक्ट साइड होंगे। अगर मेरे पास एक एलिमेंट X है, अगर रिएक्टेंट साइड X के 4 एटम्स है तो प्रोडक्ट साइड भी X के 4 ही एटम्स होने चाहिए। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, यानी जब हम कार्बन को जलाते हैं तो ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन है C प्लस O2 गिव्स अस CO2। C यानी कार्बन, O2 यानी ऑक्सीजन। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें, रिएक्टेंट साइड यानी जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, यानी जहाँ पर चीज़ें कंबाइन हो रही है, वो है C प्लस O2 वाली साइड, तो ये रिएक्टेंट साइड है। एंड जो चीज़ प्रोड्यूस हुई वो प्रोडक्ट साइड है, जो CO2 वाली साइड है वो प्रोडक्ट साइड है।
तो रिएक्टेंट साइड कार्बन का एक एटम है एंड प्रोडक्ट साइड भी कार्बन का एक ही एटम है। तो कार्बन के तो एटम्स इक्वल है एंड ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड O2 यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें, प्रोडक्ट है CO2, यहाँ पर O2 है, O2 यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन के भी एटम्स दोनों तरफ इक्वल है। तो जिस रिएक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल होते हैं दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी एंड प्रोडक्ट साइड भी, उसे हम बैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। बैलेंस्ड यानी इक्वल एंड इक्वल यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स। एंड बहुत से ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल नहीं होते एंड उन रिएक्शंस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शंस एंड उन्हें हम बैलेंस करते हैं। हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि एटम्स को ना ही तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। एंड ये चीज हमें कहता कौन है, ये चीज कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर एक रिएक्शन ये लॉ फॉलो ही नहीं करता तो क्यों हम उसे धक्के से ये लॉ फॉलो करा रहे हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक रिएक्शन है जो है Mg+O2 gives us MgO। ये एक बैलेंस रिएक्शन नहीं है एंड नीचे मैं इसकी बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ। तो जो ये अनबैलेंस रिएक्शन है ये एक्चुअल में नहीं होती। ये तो सिर्फ मुझे पता था कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये मैंने लिख दिया। पर एक्चुअल में कितने मैग्नीशियम एंड कितने ऑक्सीजन मिलके कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे ये नहीं पता। तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने मैग्नीशियम रिएक्ट हुए एंड कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुए। जैसे इस बैलेंस रिएक्शन में Mg के आगे 2 लगा हुआ है यानी 2 मैग्नीशियम एटम्स ने इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करा एंड O2 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ यानी 1 एंड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट करा एंड MgO के सामने 2 लगा हुआ है। तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमें मिले। तो एक बैलेंस रिएक्शन से हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्चुअली में रिएक्शन कैसे हुआ। तो अब हम देखते हैं कैसे हम एक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो हम पहले वाले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं जो कि था Mg+O2 gives us MgO। तो बैलेंस करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले हम एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड उसके बाद में एक कॉलम रिएक्टेंट साइड का बनाएंगे, एक कॉलम प्रोडक्ट साइड का बनाएंगे। यानी रिएक्टेंट साइड उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट साइड उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। तो जैसे इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम का एक एटम है एंड प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम का एक एटम है, पर रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं पर प्रोडक्ट साइड एक ही एटम है। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम MgO के आगे 2 लगा दें तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, पर क्योंकि हमने 2 MgO के आगे लगाया है तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, पर रिएक्टेंट साइड तो मैग्नीशियम एक ही है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड वाले मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देते हैं तो मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया। तो अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अब रिएक्टेंट साइड Mg के आगे 2 लगा हुआ है यानी 2 मैग्नीशियम है एंड ऑक्सीजन O2 में है यानी 2 ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट साइड MgO के आगे 2 लगा हुआ है यानी मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों ही 2-2 हैं। तो रिएक्टेंट साइड जितने एटम्स थे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड है हर एक एटम के। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो अब एक और रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन है BaCl2 + H2SO4 gives us BaSO4 + HCl। तो पहला काम है टेबल बनाना। तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट है Ba यानी बैरियम, दूसरा है Cl यानी क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है सल्फर एंड लास्ट में ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड बैरियम का एक एटम है एंड प्रोडक्ट साइड भी बैरियम का एक एटम है एंड रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, पर प्रोडक्ट साइड HCl के अंदर क्लोरीन एक ही है। अब देखते हैं हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 हैं H2 एंड प्रोडक्ट साइड
HCl के अंदर एक ही है एंड सल्फर रिएक्टेंट साइड एक है एंड प्रोडक्ट साइड भी एक है। वैसे ही ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 है, प्रोडक्ट साइड भी 4 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैरियम दोनों तरफ एक जितना ही है, यानी वो बैलेंस्ड है। ऐसे ही सल्फर भी दोनों तरफ इक्वल है एंड ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 4-4 है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब रहे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये बैलेंस नहीं है तो इन्हें बैलेंस करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट साइड क्लोरीन एक ही है। तो अगर हम इस HCl के आगे 2 लगा दें तो प्रोडक्ट साइड क्लोरीन 2 जाएंगे। तो अब क्लोरीन बैलेंस हो गया एंड क्योंकि ये 2 HCl के आगे लगा है तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, यानी हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट साइड 2 हो गए। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों बैलेंस हो गए एंड और सारे एलिमेंट्स तो बैलेंस्ड ही थे, तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ऐसे हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, पहले टेबल बना लेंगे, बाद में देखेंगे कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है, फिर उसे बैलेंस करेंगे एंड फिर देखेंगे उसकी वजह से दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे हमने क्लोरीन को बैलेंस करा तो उसको बैलेंस करा तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, पर हर बार ऐसा नहीं होता, तो हमें फिर उस एलिमेंट को बैलेंस करना होगा एंड फिर से हमें चेक करना होगा। तो ऐसे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। एक चीज का तुम्हें और ध्यान रखना है कि हम जब भी बैलेंस करने के लिए एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट से, तो वो नंबर हम उसके आगे लगाएंगे। जैसे हमने HCl के आगे 2 लगाया है, ना कि हमने ब्रैकेट लगा के नीचे लगाया है, तो ये गलत है। हमें हमेशा उसके आगे लगाना है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।